हेलो 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 हेलो। हाँ राहुल, शुरू हो गई क्लास। बस एक्चुअली ये क्लास ना यहाँ पे बैक टू बैक फंस जा रही है। तो होता ये है कि जैसे ही ये क्लास, एक दूसरी जो क्लास है एसएससी वाली, तो एक क्लास यहाँ पे 5 to 7 की है, तो 5 to 7 वाली क्लास थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, उसी से क्लास डिले हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा क्लास के बीच में ही टाइमिंग को लेके भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि अगर इसको दिन में लाया जाए तो क्या है, मतलब दिन में क्लास कर पाओगे, जैसे 12 से 2, या फिर 1 से 3 ऐसा वाले टाइम में, दो टाइम में, क्योंकि ये फिर डेली डेली इसमें लेट होता है। कोई टाइम अगर दिन का हो तो कोई सजेस्ट करो कि इस बीच में खाली है, तो उस हिसाब से फिर उसको रीडिजाइन कर ले हम लोग टाइम को थोड़ा सा। ठीक है, कोई एक टाइम अपने हिसाब से, जैसे 12 से 2 का अगर खाली मिल रहा हो तो 12 से 2 हम लोग इसको ले सकते हैं। एएम, हाँ पीएम, इस समय में फिर उसको कंटिन्यू कर लेंगे वो टाइम, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस जो हैं वो कभी सर आ गए ना, एक दो और फैकल्टीज आते हैं, तो उनको भी टाइम देना पड़ता है ना थोड़ा सा, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। 12 से 2 में, तो एक बार शिवानी से भी पूछ लेंगे, फिर 12 से 2। ठीक है राहुल, ठीक है ठीक है, 12 से 2 में इसको हम लोग डिसाइड करते हैं। मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है, 12 से 2 वाले बैच में। चलो आते हैं हम लोग, 12 से 2 ही इसको किया जाएगा कल से, फ्रॉम टुमारो। टुमारो, कल से 12 से 2 रखते हैं इसको हम लोग, ताकि दिन में क्लास उस समय थोड़ी सी खाली मिल जाती है। आओ चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है दैट इज मोर कंसेप्चुअल देन फैक्चुअल। बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक आ रहा है। ये टॉपिक है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, राइट या मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। अब यहां पे हमें मेंस के क्वेश्चंस दिखाई पड़ेंगे, मुख्य परीक्षा वाले क्वेश्चंस दिखाई पड़ेंगे। आते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट को पहले समझें कि आखिर एग्जैक्टली इसका नाम फंडामेंटल राइट क्यों है और ये हमारे संविधान में कहाँ है। तो देखो, फंडामेंटल राइट पहले बेसिक चलेंगे, फिर चलेंगे संविधान में। कि देखो, ये जो फंडामेंटल राइट है ये 2 वर्ड से बना है। पहला मौलिक या फंडामेंटल, फंडामेंटल या मौलिक, मौलिक, और दूसरा बना हुआ है अधिकार या राइट, राइट या अधिकार। ठीक है, अब आते हैं दोनों को समझते हैं कि क्या है ये दोनों और इनका क्या पहले सेंस होता है, फिर आगे चलेंगे समझेंगे। देखो फंडामेंटल, तो फंडामेंटल किसके लिए है ये, तो ये व्यक्ति के लिए फंडामेंटल है, किसी भी पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए। एक व्यक्ति या पर्सन अपना जीवन कैसे जी सकता है, तो एक व्यक्ति तब जी सकता है जब उसको समाज में समानता प्राप्त हो, नहीं तो पता चला उसको बहिष्कृत कर देंगे। उसको कुछ काम धाम करने की स्वतंत्रता हो, लिखने पढ़ने बोलने की स्वतंत्रता हो। अगर उसका किसी तरह से शोषण नहीं किया जा रहा हो, मतलब जो कमाता है वो लूट के कोई ले जाए, तो फिर तो वो जी ही नहीं पाएगा, वो मर जाएगा। इसी तरह से धर्म वगैरह अगर मानता है तो धर्म भी अपना सके, धर्म अपना सके, मतलब ऐसा ना हो कि पूजा पाठ करे और कोई मंदिर तोड़ दे, कोई जाके उसके देवी देवताओं को नुकसान पहुंचाए।
तो ऐसे तो पता चला दिन भर आदमी फ्रस्ट्रेट ही रहेगा। मान लो आप भर दिन काम करते हो, सुबह उठ के गणेश जी की पूजा करने गए और कोई गणेश जी की मूर्ति को उसी समय आके तोड़ दिया, तो फिर तो पूरा दिन ही लगेगा कि क्या बुरा किया हम लोगों ने। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति, चाहे धर्म हो, ये हो, अगेन इसी तरह से आया, शोषण नहीं हो। अगर शोषण हो भी रहा हो तो कहीं ना कहीं वो अपनी बात को कह सके या उसका समाधान कर सके। ये सारी चीजें जो हैं समाधान हो सके, ये सारी चीजें न्यूनतम हैं, कम से कम चीजें हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं। अगर इतना कम से कम आप अपॉर्चुनिटी दोगे तभी जाकर वो आगे चलकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, व्यापारी बनेगा या फिर कोई काम कर पाएगा। अगर हम कहेंगे कि भाई आप जो है वोट डालना है, तो वोट भी कौन डालता है? जिसको स्वतंत्रता होगी वही तो वोट डाल पाएगा। वोट डालने गए और रास्ते में मारना पीटना शुरू कर दिया तो फिर क्या मतलब है वोट डालने का? तो कहा जाता है कि ये व्यक्ति के न्यूनतम अधिकार हैं जिसको प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति किसी अन्य अधिकार या आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इसके बिना तो अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति संभव ही नहीं है। पूर्ति जैसे मान लो आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो, एजुकेशन, कोई कहे तुम अछूत हो, तुमको शिक्षा नहीं देंगे। कोई कहे कि भाई शिक्षा तुमको तभी मिलेगी जब तुम हमारा धर्म अपनाओगे, तो ऐसे तो हम शिक्षा के अधिकार से भी वंचित रह जाएंगे। इसी तरह से अगर हम वोट डालने मतलब राजनीतिक अधिकार, राजनीति में प्रवेश पाना चाह रहे हैं, कुछ लोग कहे कि नहीं तुम नहीं डाल सकते हो, तुम नहीं डाल सकते हो क्योंकि तुम उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हो या हम शक्तिशाली हैं इसीलिए नहीं कर सकते हैं। तो होता यह है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन अच्छे से चले, अन्य अधिकार, राजनीतिक अधिकार, विधिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, बहुत तरह के अधिकार होते हैं। तो जो आर्थिक अधिकार मतलब पैसा करना, धन जमा करना, समाज में कुछ बोलना, ये सारे अधिकार हैं और इन सारे अधिकारों की प्राप्ति तभी हो सकती है जब व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध धर्म, ये सब का अधिकार मिलता हो। इनके बिना कभी भी व्यक्ति अपना जीवन चला ही नहीं सकता है। तो ठीक यही स्थिति बनती है मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार उन न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा देता है जिसके लिए, जो आदमी के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये न्यूनतम आवश्यकताएं नहीं मिली तो फिर आगे चलकर कोई अधिकार उसको नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये दूसरे अधिकारों का आधार है, फंडामेंटल है, यहीं से दूसरे अधिकार जन्म लेते हैं। अगर ये अधिकार नहीं मिला तो फिर दूसरा अधिकार तो सपने में भी नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब आओ कि अधिकार होता क्या है, अधिकार, राइट क्या होता है। तो राइट का मतलब हुआ दावा या क्लेम, दावा या क्लेम। जैसे मान लो कि हमारा कोई जमीन है, यहां पे एक जमीन का टुकड़ा है और हम कहते हैं कि ये हमारा है, मेरा है। तो मेरा कह रहे हैं, इसका मतलब मेरे पास इसके लिए कोई एविडेंस है, मेरे बाप दादाओं ने इस जमीन को बनाया है और इसीलिए ये मेरा है, हमने रजिस्ट्री करवाई है। तो जब रजिस्ट्री हुआ है, पैसा दे के खरीदे हैं, तो ये मेरा है। और कोई अगर उस जमीन को हमसे छीनेगा तो उस कंडीशन में यहां पर क्या हो जाएगा, तो फिर कोर्ट में जाकर हम केस करेंगे और मांग करेंगे कि उस व्यक्ति से जमीन छीनकर लाया जाए। तो देखो, दावा हम करते हैं तो जब भी करते हैं तो किसी के विरुद्ध करते हैं, जिसने हमारा जमीन छीना है हम उसी के विरुद्ध में दावा करेंगे। ऐसे शून्य में दावा तो होता नहीं है, हमेशा एक पक्ष जो विरोधी होता है वो होगा ही जिसके विरुद्ध हम दावा करेंगे। तो यहां बात आई कि मौलिक अधिकार दावा है, क्लेम है किसका? तो ये क्लेम किसका है, तो ये दावा किसका है? तो ये दावा है व्यक्ति या नागरिक का। व्यक्ति का दावा है और किसके विरुद्ध? हमेशा किसके विरुद्ध दावा होगा? तो ये किसके विरुद्ध होगा? तो संविधान इसके लिए कहता है किसके विरुद्ध, मतलब अगेंस्ट होम। तो ये होगा
राज्य के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध। अब क्वेश्चन ये आया कि राज्य के विरुद्ध क्यों होगा भाई? भारत सरकार ने कर्जा खाया है क्या किसी का, कि हम कह दें कि भारत सरकार के विरुद्ध आप जो है दावा करोगे और कोर्ट में भारत सरकार को ऐसे ही खींच के ले जाओगे? तो बात यहाँ पे है कि हाँ, भारत सरकार ने कर्जा खाया है, क्योंकि हम क्या हैं, तो एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी में इस व्यक्ति ने ही हम भारत के लोग के रूप में संविधान को अपनाया है और ये संविधान इस व्यक्ति को अधिकार देता है कि यहाँ पर वो समान होगा, स्वतंत्र होगा, किसी से शोषित नहीं होगा, उसके धर्म वगैरह के अधिकार वो रखेगा। तो संविधान में ये बात लिखा हुआ है, जिस संविधान को इस व्यक्ति ने खुद अपनाया है। तो राज्य यहाँ पर अगर किसी भी तरह से, जैसे पुराने जमाने का याद करो, ब्रिटिशर्स लगान नहीं देने पे गोली मार देते थे, या फिर मुगल या फिर तुगलक लगान नहीं देने पे हाथी दौड़ा देते थे। अगर राज्य ने ऐसा करा तो इस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा और राज्य को फिर घसीटा जाएगा कहाँ? कोर्ट में। और कोर्ट में चूंकि इसको समाधान का भी रास्ता दिया जाता है तो इसके अधिकार फिर से पुनर्वापसी हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है मौलिक अधिकार का। किसी भी कंडीशन में राज्य, देखो राज्य को दो रूपों में समझा गया। एक राज्य था राम राज्य। राम राज्य था जहां राजा राम ने लोगों के कहने पर पत्नी को छोड़ दिया। इतने बड़े वो देशभक्त थे, इतने बड़े राष्ट्रभक्त थे कि उन्होंने समाज को देखा, राज्य को देखा। वहीं एक राजा देखो, जैसे मुगल काल में हुआ या मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, 99% राजा ऐसे हुए जिन्होंने अपने लिए काम किया, अपनी शक्तियों को बढ़ाया, जनता से अधिक लगान वसूल किए। तो राज्य संरक्षक भी था और भक्षक भी था। तो उसी भक्षक राज्य से बचने के लिए ये संकल्पना आई मौलिक अधिकार। ये हमारा अपना मौलिक अधिकार का खोजा हुआ चीज नहीं है। दुनिया में सबसे पहले मौलिक अधिकार का जन्म इसी राज्य से बचने के लिए हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटेन में। ब्रिटेन का राजा जो था जेम्स, राजा जॉन। तो राजा जॉन जो था वो हर जगह पे जाके लोगों से कर मांगता था और कहता था कि भाई ऐसा है कि हमको टैक्स दो, नहीं तो संपत्ति छीन लेंगे, घर में आग लगा देंगे, तुमको भगा देंगे। तो बात वही थी, लगभग 1215 का साल था। एक बार ये लोगों से गया और टैक्स मांगने पहुंचा। जिससे टैक्स मांगने पहुंचा वो बैरॉन्स थे, जमींदार थे। जमींदारों ने इसकी सेना को पराजित कर दिया और इससे लिखवाया कि भैया कुछ भी हो जाए, आज के बाद तुम बिना किसी कारण के हमारी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करोगे, बिना किसी कारण हमारे जमीन जायदाद का अधिग्रहण नहीं करोगे, बिना किसी कारण हमको देश से निकाला नहीं दोगे। तो पहली बार राज्य जो था उसने स्वीकार किया कि व्यक्ति क्या है, तो उसका भी एक स्थिति होता है, उसके भी कुछ अधिकार होते हैं। तो यहीं से बाद में इन व्यक्ति के अधिकारों का राज्य के विरुद्ध जन्म हुआ। आगे चलकर हम देखते हैं कि जब यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो यहां पर बिल ऑफ राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया, बिल ऑफ राइट। और पहली बार दुनिया में हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार जैसा कोई शब्द, फंडामेंटल राइट जैसा कोई शब्द संविधान में आया। ये पूरा उसने 10 आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट दिए हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो इस तरह से दुनिया भर में मौलिक अधिकार जो थे वो लिखित रूप से दिए जाने लगे और यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जहां पहली बार मौलिक अधिकारों का जन्म होता है। ठीक है, तो इस तरह से मौलिक अधिकार धीरे धीरे विकसित हो गए और राज्य के अधिकारों, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के लिए सुरक्षा कवच बनने लगे। आओ तो यहां पर पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। कुछ समझ में आया मौलिक अधिकार? अब हम थोड़ा इसको परिभाषित कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार व्यक्तियों को उपलब्ध, व्यक्तियों, नागरिक भी है इसमें,
तो यहां पर नागरिक छोटा हो जाएगा। व्यक्ति का मतलब बहुत सारी चीज होती है। व्यक्ति का मतलब केवल नागरिक नहीं है, विदेशियों को भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। हमारे यहाँ पर जो विधिक इंडिविजुअल है, लीगल इंडिविजुअल है, जैसे कंपनी वगैरह होती है, विधिक इकाई, उनको भी ये अधिकार मिला हुआ है। तो हमारे यहाँ पर व्यक्ति ज्यादा एप्रोप्रिएट है, नागरिक कम, सबको मिला हुआ है मौलिक अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त संवैधानिक और विधिक प्रस्थिति है जिनका दावा किया जा सकता है कि भाई ये है। मौलिक अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त संवैधानिक और विधिक परिस्थिति है जिनका दावा किया जा सकता है। यह दावा राज्य के विरुद्ध अथवा निजी व्यक्तियों के विरुद्ध संभव है। निजी व्यक्ति खास है, हमारे मौलिक अधिकार में बहुत सारे ऐसे हैं जो निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी लागू होते हैं, जैसे विभेदन पर प्रतिषेध। तो जैसे जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद करता है तो वो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो जाएगा। अब आते हैं दावा किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें अब आते हैं भारत में या संविधान में मौलिक नागरिकता, संविधान में मौलिक अधिकार, संविधान में मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। अब थोड़ा इसको कर लेते हैं, सीधे टॉपिक पे चलते हैं। संविधान में मौलिक अधिकार, तो पहला एक की पॉइंट हमेशा याद रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार लिखित हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में मौलिक अधिकार लिखित हैं। भाग 3 को या मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा मतलब 1215 माना जाता है। और एक लास्ट का लाइन यहां पे कर लेंगे भाग 3 को, और लास्ट का लाइन कर लेंगे यहां पे, वो है कि मौलिक अधिकारों की प्रेरणा यूएसए के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकारों की प्रेरणा यूएसए के संविधान से लिया गया। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन का एक पार्ट हो जाएगा जब भी इसकी इंट्रोडक्शन आएगी, ठीक है।
अब चलते हैं हम लोग मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषताओं को पढ़ते हैं। हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषताएं, उसके बाद आगे चलेंगे। ये 4 पॉइंट है कि संविधान में कहाँ है, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है और ये जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलो थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग मौलिक अधिकारों पर। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, हमारा जो मौलिक अधिकार है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता ये है कि ये जस्टिसिएबल है, न्याय योचित है। मतलब इंग्लिश में लिख लेंगे जस्टिसिएबल, मतलब अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो फिर व्यक्ति न्यायालय में केस दर्ज कर सकता है, वाद दायर हो सकता है। दूसरी विशेषता लेते हैं कि न्यायोचित है। दूसरी विशेषता यह है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो पूर्ण नहीं है, सशर्त है। मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है, बल्कि सशर्त है। जैसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली अनुच्छेद 19 में, तो हम किसी को गाली गलौच नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाएगा और फिर जो हमारी स्वतंत्रता है वो खुद ही बंद हो जाएगी, जेल में बंद हो जाएंगे। तो हर एक अधिकार के साथ हम देखते हैं कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आप बात कर रहे हो तो सभ्य तरीके से बात करेंगे, सम्मान पूर्वक बात करेंगे, तब जाके आपको राज्य कहेगा कि हाँ आपने कोई गड़बड़ी नहीं की है। अगर दूसरे के काम धंधा में हस्तक्षेप करेंगे, मान लो संविधान कहता है कि आपको पेशा करने का अधिकार होगा, कल को हमारा मन हुआ कि हम गांजा बेचना, चरस बेचना, अफीम बेचना, हीरोइन बेचना शुरू कर दें, तो भाई ये नहीं चलेगा ना। वो तो कह रहा है पेशा करेंगे, तो कौन सा पेशा करेंगे, जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। तो ये सशर्त है, ऐसा नहीं है कि फुल दे दिया गया। अगेन ये जो है वो नॉन रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है, मतलब इसकी वापसी नहीं हो सकती है, वापसी नहीं हो सकती है। अगर आप कहोगे कि भाई हम समानता नहीं रखेंगे, हम आज से असमानता वाला अधिकार जिएंगे, तो ऐसा भारत में नहीं है। आप कहोगे कि हमको स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हम भर दिन जेल में बंद रहेंगे, ऐसा नहीं है। इसके पीछे लॉजिक है नॉन रिफंडेबल का। हमको जीवन का अधिकार नहीं चाहिए, हम आत्महत्या करने जा रहे हैं, तो आत्महत्या करना भारत में अपराध की श्रेणी में आता था। कुल मिला के हम रिफंड कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसका एक कारण है, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट, कि देखो हमारा संविधान ये मानता है कि ये जो देश है वो समाज से बना है और समाज की इकाई है व्यक्ति, एक व्यक्ति। तो व्यक्ति अपनी मर्जी से अगर कोई काम करता है तो उसका पूरा असर समाज पर दिखता है, और अगर हम व्यक्ति को नियंत्रित नहीं करेंगे तो समाज दूषित हो जाएगा। समाज को बचाना है तभी देश बचेगा। तो व्यक्ति यहाँ पर समाज की एक कार्यात्मक इकाई है और उस कार्यात्मक इकाई को हमारा संविधान मान्यता देता है, वो काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बड़ी बात है। अब आते हैं फिर थोड़ा सा और आगे कि देखो हमारे यहाँ जो कुछ अधिकार हैं, कुछ अधिकार हैं वो सभी लोगों को प्राप्त है, सभी व्यक्तियों को, मतलब देसी विदेशी, बायोलॉजिकल, आर्टिफिशियल, हर तरह के लोगों को। सभी व्यक्ति मतलब देसी को जो देश का नागरिक है, विदेशी इसको भी प्राप्त है, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम या विधिक, इन सब को कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त है।
कुछ अधिकार सभी व्यक्तियों को, कौन कौन से अधिकार? अनुच्छेद 14 ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। इसी तरह से अनुच्छेद 17 और 18 ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। इसी तरह से 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, बहुत सारे अधिकार हैं जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। कोई विदेशी यहाँ आएगा तो उसके साथ असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। कोई विदेशी आएगा तो उसको फिर छुआछूत, अनटचेबिलिटी अलाउ किया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कुछ अधिकार सभी के लिए। अगेन आते हैं कुछ अधिकार राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं, लगाते हैं कैसे? तो देखो, अनुच्छेद 15 का टेक्स्ट पर हो, अनुच्छेद 14 का पर हो, अनुच्छेद 16 का पढ़ते हैं तो क्या कहता है 16 कि राज्य मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक नियुक्तियों में भेदभाव नहीं करेगा। तो इसका मतलब राज्य पर प्रतिबंध सीधा सीधा लगा रहे हैं कि वो इंटरफेयर नहीं करेगा। तो कुछ अधिकार प्रतिबंध लगाते हैं, ठीक है, राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं। इसी तरह से हम आते हैं और विशेषताएं लेते हैं। तो हमारे जो अधिकार हैं ये सभी लोगों को नहीं मिलते हैं। कुछ लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं है, कुछ व्यक्तियों को मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है, व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। किसको प्राप्त नहीं है? तो ये सीधा सीधा है पुलिस, जो पुलिस में काम कर रहे हैं उनको मौलिक अधिकार नहीं है। सैन्य बल में जो काम कर रहा है, सैनिक है, इनको प्राप्त नहीं है। जासूस है, इसको प्राप्त नहीं है। तो ऐसे लोगों को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 33 के तहत नहीं दिया गया है, अनुच्छेद 33 के तहत नहीं दिया गया है। बहुत आसान है याद रखना। देखो, तीनों में 3-3 अक्षर आ रहे हैं, 3-3 अक्षर आ रहे हैं और यहां भी 3-3 है। तो ये 3-3 वाले जो नाम दिख रहे हैं इनको मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। पुलिस को, सैनिक को, जासूस को, इन सबको मौलिक अधिकार नहीं मिलता है। क्लियर है ये? चलो, तो इतने अधिकार हम लोग देखते हैं। अगेन, ये मौलिक अधिकार हमेशा लागू नहीं रहेंगे, बल्कि कुछ परिस्थितियों में इन पर प्रतिबंध भी लग सकता है। एक लास्ट का कर लेते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्रतिबंध लग सकता है, कुछ परिस्थितियों में रोक लग सकता है। क्या रोक लगेगा? तो रोक ये है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, तो रोक लगेगा। लेकिन अनुच्छेद 352 में क्लॉज 3 है, आपातकाल 3 आधार पे लगते हैं। बाह्य आक्रमण जो है एक्सटर्नल एग्रेशन, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर लग रहा है तो अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा। लेकिन अगर आंतरिक अशांति या सैन्य विद्रोह के आधार पर लग रहा है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा, मतलब वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी हम लोग अनुच्छेद 20 और 21 का अभ्यास करते हैं, ये निलंबित नहीं होगा। 20 और 21 निलंबित नहीं होगा, ये चालू रहेगा। हाँ, अनुच्छेद नहीं, 356 और 60 नहीं लगेगा। 60 और में कोई मतलब नहीं है मौलिक अधिकार का, बस यही 352 में मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं। तो 52 में भी मौलिक अधिकार सारे निलंबित नहीं होंगे, बल्कि निलंबित केवल और केवल होंगे 20 और 21 को छोड़ के। 19 का जो प्रोविजन है वो इंप्लीमेंट नहीं होगा जब आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगता है। तो इस तरह से मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। एक और कंडीशन है जब मौलिक अधिकार निलंबित होंगे,
और वो है मार्शल लॉ। तो पहला तो राष्ट्रीय आपातकाल में और दूसरा निलंबित होगा सैन्य कानून या मार्शल लॉ, सैन्य कानून। अब सैन्य कानून कैसे लागू होगा? अनुच्छेद 34 के आधार पर यह लागू होगा। और सैन्य कानून लागू क्यों होगा, यह भी क्वेश्चन है। देखो, होता यह है कि अपना देश बड़ा विविधतापूर्ण है। जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पे बहुत विविधता मिलती है। तो आमतौर पे तो सब परिवार की तरह रहते हैं, सबके संबंध एक दूसरे से ठीक ठाक रहते हैं। इसी में कभी कोई विवाद हो जाता है, समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा पर उतर जाते हैं। वही बात बढ़ते बढ़ते दंगा फसाद का रूप ले लेती है। जब दंगा होता है तो स्थानीय पुलिस उसको हल करने का प्रयास करती है। जब स्थानीय पुलिस भी उसको सॉल्व नहीं कर पाती है तो दंगा को सॉल्व करने का काम कौन करता है? सीआरपीएफ वाले लोग आ गए, पैरामिलिट्री वाले आ गए। मान लो पैरामिलिट्री भी फेल कर गई तो अब क्या होगा? तो लास्ट रिसोर्ट है वो है सेना को बुलाना, मार्शल लॉ लगाना। मार्शल लॉ कैसा होगा, कौन सा कानून इंप्लीमेंट होगा, संविधान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर लग रहा है मिलिट्री चीफ को कि यहाँ पे बफोर्स तोप यूज करे या फिर राफेल को दौड़ाना पड़ेगा तो वो ऐसा वो कर सकता है, कोई रोक ठोक नहीं है। और जब सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी भारत सरकार को वो फिर से जगह वापस कर दिया जाएगा। तो ये एक ऐसा प्रोविजन है जो बता रहा है कि किसी भी कंडीशन में राष्ट्र बचना चाहिए, देश बचना चाहिए। तो बड़ा डायनामिक प्रोविजन ये दिखाई पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और यही प्रोविजंस इंडिया के मौलिक अधिकार को कुछ खास बना देता है। ठीक है, तो ये भी इसके ही फीचर्स हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हमने देखे, 1 2 3 4 5 6 और भी हैं 7, तो लगभग 7 फीचर्स कलेक्ट करे हमने। अब आते हैं मौलिक अधिकारों की जो हमारा सूची है, लिस्ट है, उस पर डिस्कस करते हैं। मौलिक अधिकारों की सूची। तो हमारे संविधान में, मूल संविधान में सूची या लिस्ट, तो देखो इसके 2 हैं। जब मूल संविधान बना तो मूल संविधान में हमारे पास मूल संविधान में टोटल 7 अधिकार थे। 7 अधिकार दिए गए। कौन कौन से अधिकार हैं एक बार हम उनको लिस्ट भी कर लेते हैं तो थोड़ा आइडिया मिलता रहेगा। सबसे पहला अधिकार था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। दूसरा अधिकार दिया गया ये था स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम, और ये दिया गया 19 से लेके 22 तक। इसके बाद अगला जो अधिकार दिया गया वो था शोषण के विरुद्ध, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध, और ये दिखता है हमको 23 और 24 में। इसके बाद जो अधिकार दिया गया वो था धार्मिक स्वतंत्रता का, जो 25 से 28 में दिखता है। इसके बाद जो दिया गया वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो 29-30 वाला क्लॉज, सॉरी एक बीच में संपत्ति अभी नहीं आएगा, संपत्ति 30 में 31 में था। इसके बाद जो दिया गया अधिकार वो अधिकार था अपना अल्पसंख्यकों का अधिकार। अल्पसंख्यकों का अधिकार ये दिया गया 29-30 में, 30 में। और सबसे लास्ट इसके बाद जो था वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, और ये दिया गया था 31 में, अनुच्छेद 31 में इसको रखा गया था।
और इसके बाद जो था अधिकार वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो इस तरह से संविधान में 7 दिए गए, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 अधिकार हमको संविधान में दिए गए थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन आज हम देखते हैं तो आज हमारे पास एक अधिकार कम है, 6 ही अधिकार है। दिक्कत क्या हुई है, तो ये जो संपत्ति का अधिकार है वो आज नहीं दिखता है। संपत्ति का अधिकार जो है वो नो मोर, अब नहीं है। क्या हुआ इसके साथ, कौन सी दुर्घटना घट गई? तो इसके पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा हिस्ट्री में। देखो, जब हम आजाद हुए उस समय जमीन का वितरण, भूमि का वितरण बड़ा असमान था। कुछ लोगों के पास बहुत जमीन था, कुछ लोगों के पास कम था। तो जब भारत सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम लागू किया, राज्यों ने, अलग अलग राज्यों ने, तो जमींदार उभर के सामने आए और उन्होंने कहा कि भाई हमारा संपत्ति जो है वो आप ऐसे नहीं ले सकते हो, ये फंडामेंटल राइट है, अगर लोगे तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो उस समय इस बात को लेकर के नवीं अनुसूची आई और कुल मिला के उसको रख लिया गया नवीं अनुसूची। आगे चलकर हम आते हैं तो दिक्कत तब बढ़ी जब हरित क्रांति का दौर आया 1966-67 में। इंदिरा गांधी ने 1969 में, 69 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो पहले जो बैंक थे वो प्राइवेट बैंक थे। जब उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो जो बैंक के मालिक थे उन मालिकों ने सरकार पर केस ठोक दिया कि भाई हमारा बैंक सरकार ले रही है तो इसके बदले में पैसा तो देगी कुछ ना। तो वहां पर सरकार बड़ी दुविधा में आ गई थी कि इतना पैसा अगर बैंकों को दे देंगे तो कुल मिला के सरकार के पास बचेगा क्या। इसके बाद भी एक केस आया 1971 में। इंदिरा गांधी प्रीवी पर्स को वापस ले लेती है। प्रीवी पर्स बहुत खास है। जब सरदार पटेल देसी रियासतों के राजा को मिला रहे थे तो उनको वचन दिए थे कि देखो तुमको आजीवन वही पेमेंट, वही भत्ता मिलेगा जो हम अपने राष्ट्रपति को देते हैं, जो अपने राज प्रमुखों को देते हैं, और साथ में आपको वही सुविधाएं मिलेंगी जो हम राष्ट्रपति को देते थे। तो सारा सुविधा जो था एकाएक इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया। इस बात को लेकर के देसी रियासतों के राजा या उनके वंशज जो माधवराव सिंधिया वगैरह थे उन्होंने केस ठोक दिया इंदिरा गांधी पे। अब इंदिरा गांधी तो उस समय आपातकाल लगा देती हैं, बात ज्यादा आगे बढ़ी नहीं, लेकिन मामला चल रहा था। कुछ मामलों में सरकार जीत जा रही थी, कुछ मामलों में सरकार हार जा रही थी और पैसा देना पड़ रहा था इन विकास कार्यों के लिए, इन कामों के लिए। तो इंदिरा गांधी का तो कुल मिला के हम देखते हैं कि 75-76 में कोर्ट में उनको रिजेक्ट कर दिया गया और शासन उनका खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद जब नई सरकार आती है, जनता दल सरकार, तो 44वां संविधान संशोधन लाती है। 44वां संविधान संशोधन 1978, 1978। और इस संविधान संशोधन के द्वारा जनता दल की सरकार ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया। हटाकर कहां रख दिया? तो ये जो मौलिक अधिकार है अब इसको हटा करके अनुच्छेद 300 क में स्थापित कर दिया। अब ये अनुच्छेद 300 क के तहत अलग ही दर्जा रखता है। इसके 2 डायमेंशन हैं। अब ये एक तरह से एक संवैधानिक अधिकार बन गया जो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं रहा। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। सीधे सीधे अनुच्छेद 32 के तहत कोई मांग नहीं कर सकता है कि हमको जो है आप स्वतंत्रता का अधिकार दे दो तो हमको आप समानता का अधिकार दे दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा, 32 के तहत इसको नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन इसको उठाया जा सकता है अगर हमारी कोई संपत्ति छीनता है या जब्त करता है। इस कंडीशन में हम जो है इन अधिकारों की मांग के लिए
जा सकते हैं किसके पास, तो जा सकते हैं हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, और जब वहां से भी बात नहीं हो तो हायर कोर्ट में। तो ये अब एक विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। तो अब ये एक विधिक अधिकार भी है और संवैधानिक अधिकार भी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा अधिकारों का लिस्ट बनता है। क्लियर हो रहा होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है। अभी पेपर भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के, तो मिल जाएगा। मौलिक अधिकार या PYQ1, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये पूछा है। कब पूछा है? यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जनरल स्टडी 2021 का पेपर है ये, अक्टूबर में, अक्टूबर में। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, नाइदर फंडामेंटल नॉर लीगल राइट। तो ये 3 और 4 तो नहीं है। अब बात रही कि किसी व्यक्ति को मिलता है या किसी भी आदमी को मिलता है, तो ये पर्सन के फॉर्म में है। इसका पूरा जब आर्टिकल आप देखोगे तो आर्टिकल इसीलिए पढ़ने की बात होती है कि यूपीएससी थोड़ा सा डेप्थ में जाता है, आर्टिकल को लेता है। तो इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि आर्टिकल्स जरूर पढ़ने हैं। तो जब अनुच्छेद 300 को पढ़ते हैं तो देखो ये कहां से शुरू होगा, अनुच्छेद 300 को। तो अनुच्छेद 300 को यूपीएससी का यही स्टाइल है। यूपीएससी आर्टिकल पकड़ता है। देखो, पर्सन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब पर्सन, अब कौन सा पर्सन? ये पर्सन बायोलॉजिकल भी हो सकता है, ये पर्सन जो है लीगल भी हो सकता है। तो जो लीगल पर्सन है, जैसे कोई कंपनी वगैरह है, उसको जबरदस्ती सीज नहीं कर सकते। तो यहां पर ये पर्सन को भी अवेलेबल है और इंडिविजुअल को भी अवेलेबल है। तो ये जरा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका केवल सिटीजन नहीं है, एनी पर्सन है। कोई विदेश से आ गया, मान लो मोबाइल फोन एप्पल वाला ले आया और हम उसका एप्पल वाला मोबाइल छीन लिए और उसको कहेंगे तुमको तो थोड़े संपत्ति का अधिकार दिया गया है। तो ये चीजें नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर एनी पर्सन। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो ये ध्यान रखें, इसमें एनी पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है, कोई भी व्यक्ति। और संविधान में ये बातें बहुत काम की हो जाती हैं, आप अप्लाई करेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का नेचर समझो इससे कि यूपीएससी कहता है कि जाओ और एक आर्टिकल पढ़ के आओ। ऐसे काम नहीं चलेगा खाली किताब पढ़ने से। आर्टिकल पढ़ के आए हो तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। आर्टिकल पढ़िए और उसको दिमाग में बैठाइए कि क्या मतलब हो रहा है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग। यहां तक क्लियर है साहब? सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। 2021 का पेपर है, नया पेपर है, ये पुराना है भी नहीं। चलो अब चलेंगे हम लोग मौलिक अधिकारों के दूसरे डायमेंशन पर। ऐसे ही फ्लो चार्ट बना लो, याद रहेगा बढ़िया से, याद रहेगा बढ़िया से। समानता कहाँ है, स्वतंत्रता कहाँ है, मिलिट्री वाला किधर है, वो चीजें। अच्छा देखो, यहां पर अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होता है समानता का अधिकार, जबकि हम अभी लिख रहे थे कि 12 से 35 तक मिलता है हमको मौलिक अधिकार। तो भाई वो 12-13 क्या है, अब उसको थोड़ा करते हैं फिर चलेंगे आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं कि भाई मौलिक अधिकार में 12-13 का क्या काम है, क्या ये किसी काम का है या ऐसे ही है?
चलो आते हैं अब हम समझते हैं मौलिक अधिकारों से पहले कुछ अनुच्छेद हैं, इनको थोड़ा डिटेल में देखना है। सबसे पहला लेते हैं, अब आते हैं प्रमुख प्रावधान। अब अगला है प्रमुख प्रावधान, मतलब की प्रोविजंस। की प्रोविजंस, प्रमुख प्रावधान। और सबसे पहला प्रावधान स्टार्ट करते हैं, यह है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। परिभाषा तो देखो, हम पढ़े कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त है? तो वो राज्य या स्टेट के अगेंस्ट प्राप्त होता है। ठीक है, इसी के ऊपर हम न्यायालय में दावा करते हैं। तो आखिर राज्य कौन है? ना तो राज्य को छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना महसूस किया जा सकता है। ये तो एक अमूर्त, इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग थोड़ा राज्य की परिभाषा को समझें कि क्या है। संविधान का अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है और यह कहता है कि राज्य क्या होगा। राज्य क्या है? राज्य क्या होगा? स्टेट। तो इसके अकॉर्डिंग राज्य में 4 चीजें शामिल हैं। पहला, तो सबसे पहले तो केंद्र सरकार को ले लेते हैं, फिर उसके बाद राज्य सरकार को ले लेते हैं, उसके बाद स्थानीय निकायों को ले लेते हैं और उसके बाद अन्य को ले लेते हैं। तो ये कहता है कि राज्य के अंतर्गत केंद्र की कार्यपालिका, मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और सारे ब्यूरोक्रेट शामिल होंगे। अगर इन लोगों ने समानता, स्वतंत्रता, शोषण, ये सब का कुछ काम किया तो इनके अगेंस्ट में केस दायर हो सकता है। सीधी सी बात। इसी तरह से राज्य की भी कार्यपालिका, जैसे मुख्यमंत्री, मंत्री, उसके ब्यूरोक्रेट्स, तो ये भी इसका पार्ट होगा। ठीक है, केंद्र की विधायिका, मतलब संसद, राज्यसभा, सांसद, किसी ने भी मौलिक अधिकार को छुआ तो न्यायपालिका कहेगी कि भाई क्यों ऐसा आप कर रहे हो। अगेन विधायिका। स्थानीय निकाय में कौन? तो स्थानीय निकाय में जो हमारी पंचायती राज संस्थान है, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, सब, और साथ में नगर निकाय, मतलब म्यूनिसिपालिटी, ये सारे और उसके सारे कर्मचारीगण सब जो हैं वो राज्य में आएंगे। जानबूझकर या अनजाने में अगर नागरिकों को नुकसान पहुंचाएंगे तो सब पर सजा होगी, सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा। अन्य में कौन आएगा? तो अन्य में आ जाएंगे जैसे राज्य द्वारा स्थापित निकाय, राज्य द्वारा स्थापित निकाय, जैसे अपना आ गया, मान लो PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं वो इसके पार्ट बनेंगे। जैसे इसमें आ गया अपना PSU के साथ आ गया अपना, जैसे कोई कॉरपोरेशन है वो सारे, रेलवे भी इसी के पार्ट हो गए, रेलवेज वगैरह सब PSU हो गए। तो इस तरह से स्थानीय निकाय भी इसमें आएंगे। अब बात आई कि क्या न्यायपालिका इसका भाग है? न्यायपालिका तो संविधान में
न्यायपालिका को कहीं भी इसका भाग नहीं माना गया है। न्यायपालिका को इसका भाग नहीं माना गया है। न्यायपालिका राज्य नहीं है, नहीं है। अगर न्यायपालिका राज्य हो जाएगी तो सोचो कोई केस हुआ और वहां पे फैसला न्यायपालिका ने कहा कि इसको मृत्यु दंड दे दो, अगले दिन फिर न्यायपालिका में केस हो जाएगा कि इसने जो है हमारा मौलिक अधिकार, जीवन का अधिकार छीन लिया है। तो न्यायपालिका को मोटे तौर पर राज्य नहीं माना जाता है। अगेन, अब मान लो न्यायपालिका तो राज्य नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो राज्य नहीं है। जैसे एक और एग्जाम्पल है जो राज्य नहीं है, उसके एग्जाम्पल यहां पे लिख लेते हैं। राज्य नहीं है तो कौन कौन से नहीं है? पहला, न्यायपालिका राज्य नहीं है। दूसरा, एनसीईआरटी जो किताब लिखता है, एनसीईआरटी राज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है। जो कोई भी सोसाइटी होती है जो लोगों के लिए काम करती है वो राज्य नहीं मानी जाती है। तो एनसीईआरटी राज्य नहीं है। बीसीसीआई जो भारत के क्रिकेट को कंट्रोल करता है ये भी राज्य नहीं है। सहकारी संस्थाएं राज्य नहीं है। सहकारी संस्था अगर उसमें केंद्र नहीं है तो वो राज्य नहीं होगा। हाँ, निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र ये राज्य होगा कि नहीं होगा? अडानी अंबानी राज्य होगा कि नहीं होगा? अब यस या नो बताओ, फिर राहुल इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये अंबानी या अडानी राज्य होगा कि नहीं होगा? यस या नो बताओ पहले, फिर आगे चलेंगे। राज्य नहीं होगा तो यहां पे यही कंफ्यूजन है, इसीलिए मैंने इसको रोका था। निजी संस्थाएं राज्य होंगी, यस। कब? जब वो सरकार के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो। सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो। राज्य नहीं होगी जब वो स्वतंत्र काम कर रहा हो, या फिर सरकार जैसा काम कर रहा है, सरकार के साथ या सरकार जैसा, तब वो जो है वो निजी कंपनियां, जैसे मान लो हम कहते हैं कि कोई निजी कंपनी है जो रोड बनाएगी, उसको सरकार ठेका दे दी, तो अब वो निजी कंपनी क्या कर रही है? तो पीडब्ल्यूडी का काम कर रही है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का काम कर रही है। कल को पुल टूट गया, 4 आदमी मर गए, तो फिर उस ठेकेदार पर केस हो जाएगा और उसको पनिशमेंट मिलेगा कि भाई उसने गलत तरीके से बनाया है। तो यहाँ पर केस हो सकता है। मान लो अडानी जो है अपने मुंद्रा पोर्ट को ऑपरेट करते हैं, वहां पर कोई कैजुअलिटी हो जाए, कोई लोग मर जाए, तो उस कंडीशंस में अडानी से प्रश्न पूछा जा सकता है। अडानी पर केस हो जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस उस पर लग जाएगा। तो न्यायपालिका देखती है कि काम का नेचर कैसा है, क्या ये राज्य जैसा है या सरकार के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तब वो सरकार माना जाएगा। अगर वो इस तरह का नहीं है, मान लो प्राइवेट कुछ काम कर रहा है, तब उसको सरकार नहीं माना जाएगा ऑर्डिनरली, लेकिन डिटेल में जाएंगे तो वहां पर भी उसको चेक कर लेंगे। सामान्य रूप से क्वेश्चन में आए तो वो सरकार नहीं बनेगा। तो ये सब सरकार नहीं है। एनसीईआरटी खासकर, बीसीसीआई और न्यायपालिका, ठीक है, ये सब पीसीएस में पूछते हैं। चलो चलते हैं हम लोग, ये सारा कर लो इसको, फिर चले आगे। अब अनुच्छेद 13 लेते हैं। अनुच्छेद 13, आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13। ठीक है, अनुच्छेद 13। चलो अनुच्छेद 13 पे चलते हैं।
अनुच्छेद 13। हाँ चलो, अनुच्छेद 13 ये बहुत खास है और बहुत बड़ा भी है। और सॉरी, अनुच्छेद 13 कह रहे हैं। अब दूसरा जो प्रावधान है वो प्रावधान अपना जुड़ता है विधि की परिभाषा। तो मौलिक अधिकार राज्य पर भी लागू होगा और राज्य के द्वारा बनाए गए कानून पर भी लागू होगा। तो विधि या कानून की परिभाषा हमारे संविधान में है। इस कानून में भी अगर मौलिक अधिकार को छीनने की बात होगी या कम करने की बात होगी तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी। आते हैं, ये विधि की परिभाषा है कहाँ, तो ये है अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 में देखो विधि की परिभाषा कैसी है। तो अनुच्छेद 13 जो विधि है वो कई तरह की विधियों की मान्यता, विधि या कानून या लॉ को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मान्यता देता है। सबसे पहले जो कानून है वो है संविधान के पूर्व का कानून। क्या संविधान के पहले बनने वाले कानून देश में लागू होते हैं या होंगे या नहीं? पहले यस नो में जवाब दो कि ये लागू होता है या नहीं लागू होता है। संविधान बनना मतलब अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून या फिर हमारे समाज में प्रचलित परंपराएं लागू होंगी या नहीं होंगी, क्वेश्चन ये है। या होती हैं, संविधान उनको मानता है कि नहीं मानता है। यस नो खाली बताओ, फिर एक्सप्लेन करें इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। संविधान के पहले के कानून, थोड़ा सा लेट है ये, क्योंकि बफर अगर कम करवाएंगे मान्यता देता है, बहुत बढ़िया, मान्यता देता है। और हमारे संविधान में संविधान पूर्व के कानूनों की मान्यता है, लेकिन कहां तक? संविधान पूर्व की मान्यता है लेकिन ये कंडीशनल है। यस, लेकिन कंडीशनल है, कंडीशन है, इसका शर्त है। इसका शर्त है कि ये मौलिक अधिकारों के संगत हो, मौलिक अधिकारों के संगत हो, मतलब उसके साथ कंसिस्टेंट हो, उसके साथ उसका कोई टकराव नहीं होना चाहिए या कम नहीं करना चाहिए। तो न्यायपालिका यहां पर कुछ चीजों को देखती है, यहां पर कुछ सिद्धांत लागू होते हैं जिसको कहते हैं ग्रहण का सिद्धांत। ग्रहण का सिद्धांत मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये था अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून, और इस कानून में मृत्युदंड की सजा, हाथ पैर काटने की सजा, सर काटने की सजा, सारे तरह की सजा इसमें मौजूद थी। लेकिन हमारा संविधान अब जब आया तो इसने देखा कि इसके बहुत सारे प्रावधान जो हैं वो मौलिक अधिकारों के संगत नहीं है, तो उस पर अब हमारा मौलिक अधिकार ओवरलैप कर गया। मतलब अब जो पुराने कानून हैं वो कानून भारत में लागू नहीं होंगे। अब वो कानून भारत में लागू नहीं होंगे। इन कानूनों के केवल कुछ ही भाग लागू हो सकते हैं जो मौलिक अधिकारों के साथ किसी तरह का टकराव नहीं रखते हैं। तो ये है मौलिक अधिकार ऊपर वाला, और नीचे वाला है पुराने कानून। अब प्रश्न ये है, पुराने कानून, प्रश्न ये है कि क्या पुराना कानून खत्म हो जाता है या खत्म हो गया है?
या फिर उसको इंप्लीमेंट होने से रोक दिया गया है? क्या किया गया है ये बताओ। कि पुराने कानून जो इससे संगत नहीं है उनको डिलीट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, या वो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं है, जैसे डोरमेंट स्टेट कहते हैं, सुसुप्त ज्वालामुखी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या वो एग्जिस्ट करते हैं कानून या नहीं करते हैं। कानून का, ऐसे कानूनों का जो असंगत है हमारे देश में मौजूद है, मतलब सुसुप्त अवस्था में, ना मरा है ना जिंदा है, ऐसी कंडीशंस में है या खत्म हो गया है। पुराने ब्रिटिश के कानून खत्म हो गए हैं या वो चल रहे हैं, जिंदा है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, तो बताओ इसको। मैं इसका एग्जांपल दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसका। कि पुराने अंग्रेजों के कानून जो मौलिक अधिकारों से असंगत थे, मतलब उसके साथ नहीं मिलते थे, वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। एग्जिस्ट करता है, यस, वो जिंदा है, वो समाप्त नहीं हुआ है। अगर सरकारें चाहे तो आवश्यकता अनुरूप इन कानूनों को लागू कर सकती है। इन कानूनों को लागू किया जा सकता है अगर आवश्यकता पड़ गई तब। ऐसा हुआ, देखो एक बड़ा अच्छा सिद्धांत है, बड़ा अच्छा है। एक केस आया, एक केस हुआ है, वो था 2019 में क्या हुआ, तो पूरे देश में कोविड-19 आ गया था। कोविड-19 आ गया और कोविड-19 में प्रोविजन आया, वो था क्वारंटाइन का और सोशल डिस्टेंसिंग का। पूरे देश को एक तरह से रोक दिया गया और सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई कि सामाजिक दूरी बनाना है, सामाजिक दूरी बनाना है। अब सामाजिक दूरी बनाने का हमारे इंडिया में संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो कहता है संवैधानिक सामाजिक दूरी बनाना है, सोशल डिस्टेंसिंग होगा। तो इन लोगों ने क्या करा कि एक एक्ट बनाया था अंग्रेजों ने 1910 के आसपास, जिसका नाम है एपिडेमिक एक्ट। एपिडेमिक एक्ट। जब महाराष्ट्र में एपिडेमिक एक्ट 1897 में, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, महामारी अधिनियम जिसको कहते हैं, तो महामारी अधिनियम वो बनाया और उसमें प्रोविजन था सोशल डिस्टेंसिंग का, और ये बात कोविड के समय इंप्लीमेंट हो गई। तो अंग्रेजों ने इस कानून को बनाया था ताकि ये जो डिजीज थे, जो बोबोनिक प्लेग था, वो फैले नहीं। और सरकार के सामने जब वही स्थिति आई तो अंग्रेजों के कानून दोबारा वापस आ गए। तो जो कानून मतलब जो संविधान से भी थोड़े मिलते जुलते नहीं है, वो भी जिंदा हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो वो इंप्लीमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो पहला, संविधान पूर्व के कानून देश में पूरी तरह से नहीं लागू होते हैं ऐसी बात नहीं है। अभी रिसेंटली हमने बीएनएस बनाया है, भारतीय न्याय संहिता। इसके पहले तो सीआरपीसी ही चल रही थी ना, या सीपीसी चल रहा था, इंडियन पीनल कोड चल रहा था, भारतीय दंड संहिता 1861 में बनाए थे। तो कुल मिला के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से पुराने कानूनों को जानता है, मानता है और रखता है, डिलीट नहीं करता है। ठीक है, तो ये है ग्रहण का सिद्धांत। अब एक और बात चलते हैं। अब दूसरा, संविधान के बाद के कानून। संविधान के बाद के कानून, बाद की विधियां, संविधान के बाद की विधियां। तो संविधान के बाद बनने के बाद बहुत सारी विधियां बनाई गई। जैसे कुछ संसद ने बनाया, संसद द्वारा बनाए गए। कुछ अस्थायी विधियां राष्ट्रपति या कार्यपालिका द्वारा बनाए गए, जैसे विधेयक वगैरह, जैसे अध्यादेश वगैरह लाया गया, अध्यादेश। इसी तरह से कार्यपालिका के ही साथ हम देखते हैं कि नौकरशाही या
जो लोक सेवा है उसको संचालित करने के लिए भी बहुत सारे आदेश, ऑर्डर वगैरह निकाले जाते हैं। ये सब अब इन सारी विधियों पर फिर से एक प्रतिबंध है कि ये सारी विधियां भी किसी भी तरीके से मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगी। अगर ये करती हैं तो फिर इन पर क्या होगा? तो इन पर होगा न्यायिक समीक्षा, इनकी होगी जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। सबसे बड़ी बात कि जुडिशियल रिव्यू यहां पर लिखा हुआ ही नहीं है, कोई शब्द लिखा हुआ नहीं है। न्यायपालिका इन आदेशों को मौलिक अधिकारों के साथ तुलना करती है। अगर ये मौलिक अधिकारों के साथ फिट बैठ जाए तो फिर उसको इंप्लीमेंट कर देगी। अगर कोई प्रोविजन भी मौलिक अधिकारों के साथ फिट नहीं बैठेगा तो किसी एक प्रावधान को भी हटाया जा सकता है, एक प्रावधान को भी हटाया जा सकता है। ऐसा हुआ, पूरे बिल को भी हटाया जा सकता है और एक प्रावधान को भी हटाया जा सकता है। समीक्षा के द्वारा पूरा ही निरस्त कर देंगे, जैसे 99वां संविधान संशोधन पूरा निरस्त कर दिए थे। एक प्रावधान हटाने के बहुत सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण आप देखो तो दल बदल अधिनियम था। दल बदल अधिनियम में यह कहा गया कि भाई जो लोकसभा का या राज्य विधायिका का सभापति होगा वो अंतिम निर्णय लेगा कि किसको हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, जबकि लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यों की विधायिका का अध्यक्ष उसी दल का आता है जिसकी सरकार होती है। ये तो गड़बड़ हो गया। तो एक बार एक केस आया जिसका नाम है कीहोतो होलोहान की, क्या अजीब नाम है, सब नागालैंड वाले हैं। कीहोतो होलोहान वर्सेस जा चिल्हू, कीहोतो होलोहान वर्सेस जा चिल्हू, और एंटी डिफेक्शन लॉ के इस प्रोविजन को हटा दिया गया। अब अगर किसी को दल बदल के आधार पर हटाया जाएगा तो अंतिम निर्णय सभापति या अध्यक्ष का नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय उसमें इंटरफेयर करेगी। तो इसी का नाम है कीहोतो होलोहान वर्सेस जा चिल्हू। नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं है। ये सब मेंस में लिखना पड़ता है, एंटी डिफेक्शन में। अभी तो यहाँ पढ़ना है कि होलोहान ये एक मिनिस्टर था जिसको हटाया गया था, वर्सेस जा चिल्हू। ठीक है, चल तो कीहोतो होलोहान में अब तो संविधान के बाद विधियों की तो मान्यता है, चाहे वो कार्यपालिका के हो, विधायिका के हो या सरकारी कार्यालय को है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारी जो संविधान है वो कहता है कि लोकाचार मतलब लोक में प्रचलित कस्टम, परंपरा, रीति रिवाज ये भी अगर किसी मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट में जाते हैं तो हम उनको नल एंड वाइड या निरस्त घोषित करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो 13 है वो विधियों के कई रूपों को शामिल करता है। संविधान के पहले की विधियां, संविधान के बाद की विधियां, चाहे वो सरकार बनाए, चाहे वो कार्यपालिका बनाए, चाहे वो कोई ऑफिस का कार्यालय ही हो, या फिर लोकाचार, जैसे मान लो ऑफिस के कार्यालय में कहा गया कि पानी पहुंचाने का काम केवल महिलाएं करेंगी, पुरुष नहीं करेगा। जैसे ही ये बात होगा अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हो जाएगा, 15 का उल्लंघन हो जाएगा और वो मामला निरस्त हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कोई ऑफिस का कार्यालय कह दे कि जो चपरासी है, खासकर मेल चपरासी, वो जमीन पे बैठेगा, समानता के अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। तो ये सब चीजें अगर होती हैं तो फिर कहीं ना कहीं इस पर केस होगा और चीजें गड़बड़ हो जाएंगे।
क्लियर हो रहा है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 पे भी न्यायिक समीक्षा हम लोग आगे करेंगे, वो तो पूरा टॉपिक ही है। न्यायिक समीक्षा पे थोड़ा सा ना एक लेना है, हमें एक चीज देखना है न्यायिक समीक्षा पे। न्यायिक समीक्षा और न्यायिक समीक्षा पे एक खास चीज दिखाता हूं। न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, वही हम लोग अभी देखेंगे। जो दिखाना है, संविधान आ जाए खाली, हाँ आ गया। देखो अनुच्छेद यहीं पे आएगा, खास शब्द है ये। अच्छा ये इंग्लिश वाला है, इंग्लिश में ही क्लियर होगा, हिंदी में ये क्लियर नहीं है, दोनों लैंग्वेज में दिखा देते हैं। अनुच्छेद 233 या 34 है, ये खास है कि भारतीय संविधान में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भारतीय संविधान के बारे में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 233-34 है, ओथ ऑफ परमिशन, हाँ इसमें मिलेगा। एक्सटेंशन, कॉमन कोर्ट, वैलिडेशन, रिक्रूटमेंट। हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। 233 के आसपास है, कॉमन कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। एक खास आर्टिकल है यहाँ पे 28 या 29 है, वो खास है, इसको देखना जरूरी है। खास आर्टिकल है, इश्यू सर्टेन रेट, अपॉइंटमेंट ऑफ रिव्यू वाला है। लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, हाई कोर्ट चल रहा है ना, कोर्ट नॉट इंक्वायर, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। एक सेकेंड, एक पॉइंट है, रिस्ट्रिक्शन, प्रोसीड फाइनेंशियल मैटर, जनरल रूल। चलो इसको मैं कल खोज के बताता हूँ। गवर्नर, हाई कोर्ट इन स्टेट, नहीं 138 पे है, सॉरी 138 पे है, इसको हाई कोर्ट को दिया ही नहीं गया है। 138 के आसपास एक प्रोविजन है जो बहुत खास है, बहुत रिलेवेंट दिखता है, हाँ यहाँ पे है ये जुडिस, इसको नहीं दिया गया, हाई कोर्ट को है। अपॉइंटमेंट, अटेंडेंस, सुप्रीम कोर्ट जुडिक्शन, अपलेट जुडिक्शन, अपलेट 138 पे है। हाँ अब देखो यहाँ पे 137 नंबर है, इसको कहीं जरूर लिखेंगे। 137 नंबर, 137 नंबर, हिंदी और इंग्लिश में अंतर है इसमें। 137 नंबर, 137। एक 137 नंबर को, आर्टिकल को यहां से पढ़ना है खासकर। 137 नंबर को पढ़ना है खासकर। देखो ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा गौर से पढ़ना है इसको, क्या लिखा हुआ है दिख रहा है? रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट। ये जुडिशियल रिव्यू नहीं लिखा हुआ है। कुछ किताबों में ये गलती से लिख दिया जाता है कि न्यायिक समीक्षा शब्द संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू नहीं लिखा हुआ है, रिव्यू ऑफ जुडिशियल जजमेंट। इसका मतलब कि न्यायपालिका दो तरह से रिव्यू करती है, एक रिव्यू अपने ही जजमेंट को करती है और एक सरकार के डिसीजंस को करती है। अपने जजमेंट को अगर रिव्यू करेगी तो उसका प्रोविजन है संविधान में लिखा हुआ, अनुच्छेद 137 में ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर सरकार के किसी कानून की व्याख्या रिव्यू करेगी तो ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है? तो ऐसा प्रावधान यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। न्यायपालिका उसकी समीक्षा करती है, पुनरीक्षण करती है, तो ये शब्द ही संविधान में जुडिशियल रिव्यू लिया ही नहीं गया। चलते हैं फिर से। तो अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है। आओ चलें आगे। तो इस तरह से अपना जो है विधि की परिभाषा, घर पे होमवर्क है, घर पे होमवर्क है राहुल, कि आप हिंदी और इंग्लिश में अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13 को पढ़ेंगे।
मैच करके हिंदी और इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन डाउनलोड करके पढ़ना है और फिर इनको दिमाग में बैठाते हुए उसको समझना है। कोई नया पॉइंट आएगा तो आप पूछ सकते हो। चलो अब चले समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये टाइम लेगा, बड़ा टॉपिक है। समानता का अधिकार थोड़ा सा टच कर लेना है फिर इसको। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसका एक भी पार्ट छोटा नहीं है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान बहुत सारे मौलिक अधिकार देता है, लेकिन इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है समानता का अधिकार। कैसे पता चला कि सबसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये सबसे पहले आया हुआ है, जो पहला वही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो सबसे महत्वपूर्ण है। और इसका पूरा जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 14 से 18 तक में। ठीक है, अब बात आई कि क्या हमको इसकी जरूरत थी। तो हमारा समाज जाति, धर्म, लिंग हर आधार पर बटा हुआ था। महिलाओं को आज तक बराबरी का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। इवन जो प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, उनके आधार पर विभेदन दिखाई पड़ता है। तो हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन रहा। ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम समान समाज बना देंगे, इगैलिटेरियन सोसाइटी, लेकिन ये पॉसिबल है कि हम कुछ हद तक समानता ले आएंगे। तो जो समानता का अधिकार है, ये समानता का अधिकार वास्तव में प्रस्तावना में भी देखो समानता लिखा हुआ है, समता लिखा हुआ है। प्रस्तावना के दर्शन पर आधारित है। दर्शन पर सब प्रस्तावना में कहा गया कि समानता होगी और उसी समानता को यहां पर पूरा विस्तार से बताया गया। अब इसमें आते हैं कि क्या क्या प्रावधान है समानता के अधिकार में। अधिकार में क्या क्या प्रावधान है, पहले छोटा सा लिस्ट ले लें, फिर इसको बड़ा करेंगे। समानता के अधिकार में टोटल 5 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 14 समानता के भारत में प्रचलित सिद्धांत को मान्यता देता है। समानता की थ्योरी को सामने रखता है कि समानता के सिद्धांत हमारे कैसे बनेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि यहीं पर हमको विधि की परिभाषा या विधि का शासन दिखाई पड़ता है। विधि का शासन यहीं पे दिखता है। तो ये थ्योरी जो है वो विधि के शासन से बहुत ज्यादा जुड़ती है। अच्छा, विधि के शासन से, बस इसको ये करके हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलो दूसरा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 ये जो है, देखो एक होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अनुच्छेद 15 दो भाग में बटा हुआ है। दो भाग में बटा हुआ हम लोग कल देखेंगे इसको। पहला है समानता के सामान्य प्रावधान और दूसरा है सकारात्मक विभेद। सकारात्मक विभेद पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जो कहता है कि भाई जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा। अनुच्छेद 16 जो सरकारी नौकरी में कहता है कि समानता होगी, उसके भी दो हैं, सामान्य प्रावधान और सकारात्मक विभेद। हमको लग रहा है ये नाम पहले सुने हैं कि नहीं? नाम सुने पहले कि नहीं सुने? सकारात्मक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद अनुच्छेद 17 है जो वास्तव में कहता है
जो है वो अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत करता है। और अनुच्छेद 17 के बाद अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। तो इस तरह से कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में समानता के सारे बात को सुना है, बहुत बढ़िया, तो बहुत इंटेलिजेंट हो, सुन रखा है। और फिर हम लोग चलेंगे, अपवाद भी देखेंगे कि समानता के अधिकार के अपवाद क्या है। तो आज हम लोग यहां तक इसको करेंगे। ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्लासेस वी शैल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ राइट टू इक्वलिटी। और कल से जो क्लास होगी दैट विल बी, जो है टाइमिंग इसका बताए थे, ये टाइमिंग 12 से 2 का रख लेंगे हम लोग। क्या है टाइमिंग, शुरू में ही था कहीं बताए थे, 12 से 2 है। हाँ, 12 से 2 का टाइम हम लोग रख लेंगे। इस क्लास का टाइम 12 से 2 का हम लोग क्लास करेंगे। मैं एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा, तो उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। रात ज़्यादा हो जाती है ऐसे, ठीक है, तो रिलैक्स हो जाएंगे। चलो राहुल, तो अभी इसको रिवाइज करो, समानता वगैरह पर हो। हाँ, 12 से 2 इसको करेंगे, 12 से 2 का टाइम इसको लेंगे, ठीक है। चलो फिर गुड नाइट, कल करते हैं समानता, ओवरलैप कर जाएगा बहुत सारी चीजें।